बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी, लेकिन कल 16 जनवरी को हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड भी होने वाला है। और फिर यानी कि परसों 17 जनवरी को इमरान खान साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनको सज़ा सुना दी जाएगी। बहुत ही एक दिलचस्प पहलू ये है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग हमसे पूछते फिरते हैं जी कि ये वाकई 17 जनवरी को सज़ा हो जाएगी, और तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा हैं वो कह रहे हैं जी कि खान साहब तो चाहते हैं कि उनको सज़ा हो जाए। अब खान साहब पता नहीं क्यों चाहते हैं कि उनको सज़ा हो जाए, और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो शायद जज साहब बार बार तारीख पे तारीख दे देते हैं तो उनको यकीन नहीं आ रहा। तो अब अगर 16 जनवरी को मुज़ाकरात हो रहे हैं और 17 जनवरी को खान साहब को सज़ा हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये मामला है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और चीफ विप कौमी असम्बली में, और आमिर डोगर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चीफ विप कौमी असम्बली में। दोनों चीफ विप साहिबान को बुलाने की वजह जो है वो ये है कि ये दोनों जो हैं ये अपने अपनी पार्टी के अरकान की कौमी असम्बली में जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाने के ज़िम्मेदार हैं। इनका डायरेक्ट रब्ता होता है, इसलिए आज हमने इनको दावत दी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप हमेशा से मुज़ाकरात की हमायत करते हैं। अब मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हो रहा है, आपको लगता है कि 17 जनवरी को अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है तो चौथा राउंड होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो शुक्रिया आपके तारुफ़ का, और जो आपने ये बात की बिल्कुल सही आपने कहा कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो उस ग्रुप से है, अपनी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो हमेशा मुज़ाकरात के हामी हैं। और हामी इसलिए कि हम सियासत में हैं और मुज़ाकरात जो है वो सियासत का दूसरा नाम है। तो अगर आप सियासत कर रहे हैं तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और मुज़ाकरात करने चाहिए। दूसरी बात जो आपको याद होगा, वो भी बात मैंने आप ही के प्रोग्राम में की थी। मैंने कहा इमरान खान की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कतई तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज मैं दोबारा उसकी वजाहत कर देता हूँ, चूँकि मुज़ाकरात किसी और मैंडेट के तहत हो रहे हैं, किसी और टॉपिक और किसी और डिस्कशंस पे हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई जो है वो अदालतों से होगी और इन्हें अपने केसेस में उन्हें बेगुनाह साबित करना होगा। हमारे पास जो सबूत थे वो हम अदालतों को दे चुके हैं, जो केस क्लोज़ हो चुके हैं। जैसे ये केस 190 मिलियन पाउंड का केस है, हमारी प्रोसिक्यूशन का काम मुकम्मल है। अब अदालत ने फैसला करना है कि वो बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं। वो मुज़ाकरात से लिंक्ड नहीं है, बल्कि मैं उस सोच को और उस जो जिन्होंने कमेंट्स किए हैं मैं उसे भी कंडेम करूँगा कि जनाब फ़ैसला इसलिए नहीं हो रहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। भाई, जज साहब ने नहीं देखना कि पॉलिटिकल लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं या नहीं, वो अपने तौर पे केस को देख के फ़ैसला करेंगे और वो वही कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना, सवाल पूछा कि 17 तारीख को अगर उन्हें सज़ा हो गई तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे या नहीं, इसका जवाब है यस, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। क्योंकि मुज़ाकरात अगर जंगों के दौरान हो तो गोला बारूद बरस भी रहा होता है तो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। ठीक है। और सियासत मुल्क में ख़त्म नहीं हो सकती, पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क में हैं, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, बयानबाजी भी होती है, पार्लियामेंट के अंदर भी होती है, आपने झलकियाँ दिखाई, वो एहतजाज भी कर रहे हैं, हमारे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, प्रोग्रामों में बातचीत होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं और जारी रहेंगे। आमिर डोगर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात चल रहे हैं इनका इमरान खान की रिहाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मीर साहब, बिल्कुल मुज़ाकरात पे जो 2 पॉइंट्स हैं वो एजेंडा कल हमारी टीम राइटिंग में देगी। एक हमारा मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 नवंबर, 26 नवंबर और 9 मई का। और दूसरा, हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं जो कमोबेश 2 साल हो गया है कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में उनको रिहा किया जाए। जहाँ तक इमरान खान साहब की मुकदमात और रिहाई का ताल्लुक़ है, मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि अदालतों का मामला है, हम भी अदालतों पर यकीन तो रखते हैं और इत्मीनान भी है, ज़ाहिर अदालतों के अलावा और हम कहाँ जाएँ। लेकिन जिस तरह से अदालतों को मैनेज किया है और किया जा रहा है पिछले कमोबेश 1.5-2 सालों से, तो उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इससे बढ़कर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फ़ैसला भी अदालतों का अपना माने। मैं हमारे खसूसी नशिस्तों के हवाले से बात कर रहा हूँ, और मुतअद्दिद ऐसे फ़ैसले और उन जजेस को जिन्होंने फ़ैसले इनके हक़ में करवाए, जो पॉलिटिकल फ़ैसले हुए, जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हुए,
फिर अब उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको उसका इनाम दिया जा रहा है हाई कोर्ट नहीं, में। लेकिन आपकी पार्टी जो है वो बार बार इन्हीं अदालतों में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है बार बार। हम कहाँ जाएं, इसके अलावा तो और कोई दरवाज़ा नहीं खड़का सकते। हम तो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखने वाले बात हैं। अगर हम इन अदालतों का दरवाज़ा भी बंद कर दें तो जंगल तो बाहर है और जंगल का कानून भी है, लेकिन क्या करें, हम तो फिर भी बिलीव करते हैं कि यहीं से रास्ता निकलेगा ना। अब जिस तरह से मुकदमात पर मुकदमात और फिर मुकदमात, क्योंकि अब 190 मिलियन पाउंड देख लें, उसमें 1 रुपये का बेनिफिशरी ना इमरान खान है ना बुशरा बीबी है। वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है और इंटरेस्ट के साथ 20 अरब से ज़ायद पड़ा हुआ है। अब वो कहाँ से आया, क्या हुआ, उसका ओरिजिनल बेनिफिशरी कौन था, पैसा कहाँ से गया, उस पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, उस पर आज बात हुई है वैसे जी, उस पर मैं आपको सुनाता हूँ। आज अली जफर साहब ने सेनेट के इजलास में बात की है, लेकिन क्या कहा है जरा सुने। ये बार बार कहते हैं कि जी 190 मिलियन का नुकसान पहुंचाया इमरान खान साहब ने। हकीकत क्या है, जरूरी इंकशाफ है जो मैं सेनेट में करना चाहूंगा। लंदन की हाइड पार्क की बिल्डिंग है, वो हाइड पार्क की बिल्डिंग किसने खरीदी थी? जो रिकॉर्ड पे आया है, हसन नवाज साहब कौन है? हसन नवाज साहब नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं। उन्होंने ये मेफेयर में 190 मिलियन उसकी किस तरह का और कब खरीदी थी? कब खरीदी थी उन्होंने? जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो ओपन एंड शट केस तो ये बनता है कि पहले ये पूछा जाए इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? तारिक फजल चौधरी साहब जी, ये अब आप जवाब दें। एक सवाल उठाया मेरी गुजारिश है जी कि अली जफ़र साहब बड़े सीनियर वकील हैं, लेकिन बात उन्होंने बहुत ही मासूमाना की है। उसकी वजह यह है कि देखें, आप पकड़े गए हैं चोरी करते हुए। अच्छा, चोरी करने के बाद उस चोरी का माल बांटते हुए, ठीक है जी, माल मसरूका आपस में तकसीम हो रहा था पाकिस्तान में। चोरी आपकी लंदन में पकड़ी गई है। यहाँ पे वो पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में आना था, वो आपने एक प्राइवेट पार्टी को दिया और उसके बाद उसमें से कमीशन लिया इमरान खान और उनकी टीम ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ माल बांट रहे थे। अब ये कह रहे हैं अली जफ़र साहब कि चोरी करने तो हम किसी के घर गए थे, हमसे क्यों पूछते हैं चोरी करने गए थे? पहले उस मालिक मकान से पूछा जाए कि भाई तुमने ये पैसा कहाँ से कमाया था। उसके सेफ में पैसा और जेवरात पड़े हैं, आप उसका सेफ तोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं और पकड़े गए हैं। कहते हैं कि हमारी चोरी को ना पूछा जाए, ये पूछा जाए कि ये पैसे कहाँ से लेके आया मालिक मकान। ये ऐसे ही है जैसे एक शख्स दूसरे के घर में कोई चोरी करने गया तो उसका बेटा उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा वालिद बेश्ती चोरी करने गया और आगे बेईमान अपने घर में जाग रहा था और नमाज पढ़ रहा था, तो अब्बा बेश्ती बगैर चोरी के वापस आ गए। यानी अब्बा चोरी कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरा घर में अपने घर में जाग कर नमाज पढ़ रहा है, वो जो है वो बेईमान है। कोई खौफ खुदा करें। आपने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को 70 से 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जो गवर्नमेंट की किटी में पैसा जाना था, और उस कौमी ख़जाने में पैसा जाने की बजाय पैसा तो अभी भी गवर्नमेंट की किट्टी में ही है। मीर साहब, ये बिल्कुल ऐसा ही है। नुकसान कहाँ से हो गया? ये इस तरह नुकसान हो गया। और बंदर बांट कहाँ से हो गई? मैंने अपनी एक मिसाल दी थी कि जैसे मेरा ट्रैफिक सार्जेंट चालान करे इशारा तोड़ने पे 10,000 रुपया, और मैं उसे 10,000 रुपया दे दूँ बतौर जुर्माना, और वो जाके मेरा बिजली का बिल जमा करा दे और कहे जी पैसा तो कौमी खजाने में गया है। भाई डॉक्टर साहब ने अपना बिजली का बिल अपनी जेब से जमा कराना था। जो जुर्माना गवर्नमेंट ने मुझे किया है वो पाकिस्तान का पैसा है। ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का पैसा था। वो जिस बंदे को आपने दिया है मलिक को, उसने जुर्माना जमा कराना था अपनी जेब से। इससे पैसे से जुर्माना नहीं जमा हो सकता उसका। हाँ जी, इसका जवाब दें। सर देखिए, एक इंग्लैंड की तहकीकाती एजेंसी ने एक फ़ैसला किया, एनसीए ने, और उस फैसले के तहत वो पैसा पाकिस्तान में आ गया और वो पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा हुआ है और विद इंटरेस्ट 20 अरब का पड़ा हुआ। उसमें हमारी बंदर बांट या हमने आपस में हिस्से कहाँ से कर लिए? और ये जो कहते हैं कि जी उसके बदले में बेनिफिट आपको अल-कादर यूनिवर्सिटी, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी पाकिस्तान की जनूबी एशिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो बनी, जो 1 साल पहले बनी, और ये सारा पैसा और ये सारा एग्रीमेंट 1 साल के बाद आया कैबिनेट में। ना इमरान खान को 1 रुपये का उस पाउंड का पैसा का फ़ायदा हुआ, ना हुकूमत को उस वक्त का कोई नुकसान हुआ, ना किसी और को नुकसान हुआ। आप ये नहीं बताते कि वो बिल्डिंग 3 गुना ज़्यादा कीमत पर हसन नवाज ने किस तरह बेची। अच्छा, इस पे मरियम नवाज साहबा जो है, एक मिनट, मरियम नवाज साहबा ने कमाल है जी। मैं मुख्तसर देखिए आमिर डोगर साहब जो हैं, अगर तो ये डिफेंड करें तो समझ आती है कि ये जो 70-80 अरब रुपया बरतानिया ने पाकिस्तान को दिया कि ये आपका पैसा है, आपकी गवर्नमेंट का पैसा है, यहाँ से लूटा गया है, अगर ये डिफेंड करें तो ये करें कि उस पैसे से इमरान खान ने कोई कमीशन नहीं ली, हमारे किसी मेंबर ने कोई कमीशन नहीं ली,
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि वो पैसा एक प्राइवेट पार्टी को दिया गया, उसने अपना जुर्माना जमा कराया, जबकि ये जुर्माने के तौर पे उसने अपना जाती पैसा जमा कराना था, ये गवर्नमेंट की टीम में पैसा जमा होना अच्छा, था। वो प्राइवेट ये बड़ी वाज़ेह बात है। अच्छा। फिर दूसरी बात, खुदा का वास्ता है, मैं इनसे रहम की अपील करता हूँ कि इस पर मजहब कार्ड ना खेलें। इसमें मजहब कार्ड ये है कि मस्जिद नबी की भी तामीर जब होने लगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा और बताया गया कि ये जगह 2 यतीमों की है, उन यतीम बच्चों को मुआवजा दे के वहाँ मस्जिद नबी की तामीर की गई। जो ज़मीन आपकी एक मुतनाज़ा ट्रांजैक्शन के नतीजे में साहब ने आपको दी, उस ज़मीन के ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हैं और ये केस अभी अदालत में चल रहा है कि ये ज़मीन बतौर कमीशन दी गई है, वरना 70-80 अरब रुपए आपने ज़मीन देखी है वैसे? मैंने देखी है सवाब की नीयत से तो नहीं दी ना, उसके ऊपर आप मजहब कार्ड खेल रहे हैं। ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, फिर आप हुकूमत है, वो जो एग्रीमेंट उस तहकीकाती एजेंसी ने किया है, उस एग्रीमेंट को आप ओपन कर दें, वो तो उस एग्रीमेंट का नतीजा अच्छा, में पैसा आया जरा ना डॉक्टर सर। साहब, मरियम आप नवाज तहकीक करा साहब, लें। मरियम नवाज साहब वो जो ने लेटर एक बंद बात है, की है, उसको जरा ओपन कर लें। आप वो जरा मरियम नवाज साहब की बात सुने और उस पे मैं आमिर डोगर साहब का कमेंट लेता हूं। 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस की फैसला आने वाला है। हमने तो सब जवाब दिए हैं, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। भाई जिसके पास जवाब होता है वो ठोक के जवाब देता है, वो सामने खड़ा होकर जवाब देता है कि हाँ ये जवाब है, ले लो। तो सवाल ये नहीं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये कि कैसे बनाई, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। जवाब दो, कल घर जी चले सर, जाओ। जी सर, अल्लाह की शान सर, बड़े जवाब इन्होंने अपनी मनी ट्रायल के दिए थे। और इसी आपके प्रोग्राम में और बहुत सारे प्रोग्राम में कहा मेरी तो पाकिस्तान में क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि सर्टिफाइड बंदे जिनके ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगे और साबित हुआ, आज वो हमसे जवाब मांग रहे हैं, ये अल्लाह की शान है। और उस यूनिवर्सिटी को, एक नेक काम को, एक बड़े काम को, जो उनका एक विजन था, उसको इसके साथ मिक्स कर रहे हैं कि क्योंकि वो ज़मीन थी और वो एक बंजर एक ज़मीन, खाइयों वाली ज़मीन थी और उस पर एक अच्छा नेक काम हो रहा था, उसके ऊपर वहाँ उन्होंने तो पकड़ लिया। यार का मामला, उसके बदले में जो कुछ आपने अब तक पिछले 2-2.5 सालों के साथ कर दिया है, वो भी आपके सामने है। कोई खुदा का खौफ खाओ, कोई इल्ज़ाम लगाओ, उसका कोई सर पैर तो। साइफर में क्या हुआ, इसमें भी अगर 17 को सर ये हामिद साहब सज़ा दे देते हैं तो आगे जाके स्टैंड ही नहीं करेगा। क्योंकि देखें, अदालत, प्रोसिक्यूशन ने भी यही बात की है। अली ज़फ़र साहब की अगर सेनेट की स्पीच आप पूरी सुनाए ना, प्रोसिक्यूशन भी वो तमाम सवाल जो हमारे वकील की तरफ है उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन कोई केस बनाना था। अब इमरान खान के पास कोई केस रहा नहीं, तो 200 केस पूरे करने थे। एक तोशाखाना 2 केस भी आ रहा है, उसमें एक मिलिट्री सेक्रेटरी और उनके असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी साहब वो भी गवाही के लिए आ रहे हैं। जी, वो भी सर जाहिर है जी, उसमें भी सजा दे देंगे सर, जो मर्जी चाहें ये सजाएं दें। अदालतें तो इनकी हाथ की वो बन गई ना जी, अदालतों का तो अब कोई अब क्रेडिबिलिटी तो रही नहीं। आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने किया, मैं ज़ाती तौर और जो पे बाकी अदालतों में अपनी किया, राय आपको दूंगा कि मैं इमरान खान को या किसी भी उनकी टीम को, पीटीआई को, किसी भी गलत केस में फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ होने के हक़ में नहीं हूँ या सज़ा देने के हक़ में नहीं हूँ। इससे पहले इद्दत केस में जो सज़ा हुई है, इलेक्शन में हमें उसका नुकसान हुआ है, लेट्स एडमिट दैट। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, जहाँ चीज़ गलत है उसको गलत को गलत कहना चाहिए। साइफर में टोटल इमरान खान साहब ने झूठ बोला, वो एक सफ़ेद कागज़ लहराया उन्होंने। और मज़े की बात यह है जनाब, क्या कहा कि यह अमेरिका की ग़ुलामी है, अमेरिका की वजह से आज मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, अमेरिका के कहने पे निकाला गया। और आज पोजीशन ये है कि आज अमेरिका की तरफ इमरान खान देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम आओ, अमेरिका आओ, मुझे पाकिस्तान में कैद से निजात दिलाओ और कैद से रिहा होने के बाद मैं अपनी कौम को अमेरिका से की कैद से निजात दिलाऊंगा। हमने तो कहीं ये कोई स्टेटमेंट है यार, ये इनका ये कोई हाल है कि रैम की अपीलें आप अमेरिका से कर रहे हैं कि आगे मुझे आज़ादी दिलाओ और उसके बाद कौम को कह रहे हैं कि हम कोई गुलाम है अमेरिका के। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं तो अपनी नौजवान नस्ल को कहूँगा कि खुदा का वास्ता है कोई थोड़ा सा सूरत हाल को आप अच्छा देखें। इनका अपना डर, हकीकी आज़ादी, एक सवाल, अमेरिका हुकूमत, आज आपने कौमी असम्बली में इनके नारे हकीकी आज़ादी भी मैं बात करूँगा अभी। आमिर डोगर साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की और फौजी अदालतों का आपने जिक्र किया। अच्छा, आप तो क्योंकि एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे आपकी ज़ाती सोच का तो पता है, लेकिन इस वक्त तो आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त जब फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कर रही थी, उनको सजाएं दे रही थी, तो उस वक्त आपने कौमी असम्बली में तकरीर क्यों नहीं की?
सर बिल्कुल आपकी बात बजाय सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत में भी फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। उस वक्त जो लेजिस्लेशन थी वो गालिबन दहशतगर्द जो कालेदम तंजीमें थी उनके उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल वर्कर्स की बात उस वक्त अदरीस नहीं हुई खटक थी। साहब को जो सजा सुनाई गई थी उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उनको जो चलान किया था वो उस कालेदम दहशतगर्द अच्छा तंजीम के तौर पर आप वो कह रहे हैं वो जो बनाकर किया 21वीं था। तरमीम हुई जी थी सर। उसके तहत जो अदालतें बनी थी आज उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी आया है। पॉलिटिकल वर्कर को अगर आज मैंने स्पीच में यही कहा कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी होती वो गो उन्होंने मेरा फ्लोर बंद कर दिया तो आज उनकी रूह तड़प जाती। ये आपकी बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी अपनी असली लाइन से हट गई है। नहीं अभी नहीं हटी। पीपल्स पार्टी बड़ी देर से हटी हुई है। आज इसी का जिक्र हुआ है जी सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों का जो मामला था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही थी तो उसमें सेनेट के साबिक चेयरमैन जो हैं मियां रज़ा रबानी साहब उनका जिक्र आया कि उन्होंने 21वीं तरमीम को वोट दिया और फिर रो पड़े और उनके आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। ये कहा जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर रज़ा रबानी वोट ना देते तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सीट चली जाती। इस पे जो वजारत दफा के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब उन्होंने कहा उनके रोने की वजह शायद ये नहीं थी। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा रज़ा रबानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पाँव बंधे हुए थे। और उन्होंने मजीद कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनकी 18वीं आईनी तरमीम के लिए बहुत खिदमात हैं, वो बड़े बासूल आदमी हैं, उनका वोट दे के रोना समझ आता है, उन्हें इल्म था कि उन्होंने दरअसल किया क्या था। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे और इसके बाद जो है वकील वजारत दफा ने कहा मैं कोई तबसरा नहीं करता। तो क्योंकि जिक्र आया डोगर साहब ने भी 21वीं तरमीम का जिक्र किया, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रज़ा रबानी साहब के आंसुओं का जिक्र हुआ, पॉलिटिकल वर्कर जो है वो किस तरह हाथ पांव जब उसके बंद जाते हैं तो उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन वोट वो फिर भी दे देता है फौजी अदालतों के हक में। तो वो जो आज रज़ा रबानी साहब के आंसुओं का जिक्र आया, मैंने कहा आज वो भी आपको दोबारा दिखा देते हैं। आज मैं समझता हूँ कि मुझे इस सेनेट में तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद जितना शर्मिंदा मैं आज हूँ शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। वोट पार्टी की अमानत थी जो मैंने पूरी की। तो पार्टी की जो असल लाइन थी उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। ये मेरी तनकीद है। आप भी जब हुकूमत में थे तो मेरे पास इमरान खान साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया, मेरे पास उनका क्लिप मौजूद है। 2017 का इंटरव्यू, उन्होंने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की। मैं चला नहीं सकता, आपको पता है नहीं चला सकते इमरान खान का क्लिप हम। लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने अदरीस खटक समेत को तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सिविलियंस का ट्रायल किया। ये उस 21वीं तरमीम के तहत नहीं किया, बाद में भी वो करते रहे। तो ये फिर बाद में अब इनकी पार्टी का कोई जो अभी आज़म नज़ीर तराड़ साहब वज़ीर कानून है, वो कुछ अरसे के बाद वो भी आंखों में आंसू लाएंगे, वो कहेंगे जी वो मैंने पार्टी का अमानत थी मेरा वोट, इसलिए फ़ौजी अदालतों की हमायत कर दी। आप नहीं समझते ये सियासतदानों का ड्रामा है जो अब मज़ीद नहीं चलेगा? मीर साहब बड़ी बदकिस्मती है अब, और अगर बात करें तो इस पर एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी। ओवरऑल पार्टियों के अंदर जो वोट देने का सिलसिला है और जो जिस तरह से एक पार्टियों को एक तंजीम बननी चाहिए, एक लेजिस्लेशन पे, एक बिल पे एक मुकम्मल सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, और फिर अंदर ये सिस्टम होना चाहिए कि जो भी बंदा पार्टी के अंदर वोट नहीं देना चाहता वो अपना आर्गूमेंट करे, काउंटर आर्गूमेंट करे। लेकिन जिस तरह की लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अंदर, जो लेजिस्लेशन हमारे दौर में और जो इस दौर में हो रही है, स्पेशली इन एक साल में जो लेजिस्लेशन हुई है, अब ये लेजिस्लेशन को पब्लिक के लिए नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये लेजिस्लेशन होती है अपनी मुखालिफ पार्टी को दबाने के लिए और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, अपनी सीटों को दमाम बख्शने के लिए। तो ये जहाँ स्पिरिट हो और जहाँ सेंस ये हो, तो फिर उस लेजिस्लेशन में, जैसे मैंने आज असेंबली में भी कहा, वो पार्लियामेंटेरियन जो बेचारे रात 12-1 बजे तक बैठे थे और मेरे भाई भागे फिर रहे थे और इनकी नींदें उड़ी हुई थी 26वीं तरमीम में, जिस तरह वोट लिया और हमारे भी 5 बंदों को ज़मीर ख़रीद के उनको वहाँ बिठाया गया। तो उस लेजिस्लेशन में फिर आपने इसी तरह की लेजिस्लेशन करानी है ना, कि जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा ना हो, आवाम को फ़ायदा ना हो, और वो कदरें सारी अप साइड पर रख देते हैं। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं देखता हूँ कि जिन्होंने
सारी ज़िंदगी एक स्ट्रगल की होती है और इन्हीं लाइंस के अगेंस्ट स्ट्रगल की होती है, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं वोट देने के लिए। जी 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 इसमें वक्त लगेगा इस पॉलिटिकल प्रोसेस को और इस पार्लियामेंट को सॉवरन होने में, हमें अपने बतौर पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपस में शायद एक टाइम लगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हम इस कदर मजबूत हो जाएं कि हम असल बात है यस को यस कह सके और नो को नो। अभी तो मजबूर होते हैं क्योंकि खुशामदी कल्चर है पॉलिटिकल पार्टियों में। डॉक्टर बैठा हो ना तो मैं कहता हूँ पेटी भाई हैं। अब मेरे साथ अपोजिशन के चीफ भी बैठे हैं तो मैं कह सकता हूँ मेरे पेटी भाई हैं। कोई और अगर होता पीटीआई का नुमाइंदा तो मैं कहता जी कि लुक हु इज़ टॉकिंग। यानी अपना दौर पीटीआई का गुजरा है, इन्हें नहीं मैं कहूँगा, अपना दौर गुजरा है। ये सारी चीज़ें एक एक दिन में पीटीआई 70 से लेके 120 तक लॉज पास करती रही हैं। जैसे कहते हैं ना बुलडोज़र चलाना, कोई कंसल्टेशन नहीं। यानी कंसल्टेशन तो दूर की बात है मीर साहब, आप तो माशाल्लाह यहाँ करीब तरीन हैं, सबसे करीब आप हैं पार्लियामेंट के, फिज़िकली भी और रवाबत के हवाले से भी। ये तो हमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, ये तो समझते थे हम कोई इंडिया की अपोजिशन है, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। ये रवायात होनी चाहिए, मैं अपने भाई की इस बात की बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो आपने बात की ना फ़ौजी अदालतों की, देखें इन्होंने ठीक कहा कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए फ़ौजी अदालतें बनी, वो अपनी जगह पे एक। लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हैं ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुए हैं। मुझे कोई और आप बता दें कि आपके 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ शहरों में एक ही वक्त में आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, शोहदा की यादगारों पे और फ़ौजी अफसरों के घरों पे हमले हों, तो ये एक प्लान चीज़ बना दें यार, दूध का दूध पानी का पानी में है, आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे, लेट्स सी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ हुआ आप उसमें आ रहे हैं, उसमें बने कमीशन भले आपको 9 मई के वाक़यात पे कमीशन बनाने पे कोई इतराज़? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 26 नवंबर पे भी कोई इतराज़ नहीं है, मुझे 26 पे भी कोई एतराज़ नहीं है। वजह बता रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्कर है इसलिए बिल्कुल मैं कायम हूँ इस पे, इसलिए कि मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि 9 मई के वाक़यात 100% सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्लानिंग के ज़रिए हुए थे। बेशक कमीशन बने, जितनी मर्जी तहकीकात करें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उस कमीशन के बाद नताइज और जो असल हक़ाइक़ हैं कौम के सामने आए कि उसके मनसूबा साज कौन थे, उसके सहूलतकार कौन थे और कैसे ये प्लानिंग की गई कि 20 से ज़्यादा शहरों में एक ही वक्त में आप जो है वो दिफाई इंस्टॉलेशंस पे हमले करें। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोची समझी स्कीम के तहत हुए। अब गवर्नमेंट और दिफाई इदारों के पास इस 9 मई के वाक़यात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, इसलिए फ़ौजी अदालतें बनी हैं कि इनका इमीडिएट ट्रायल हो। और ये अच्छी ज़ीरो टॉलरेंस है कि जो 9 मई के मुलजमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अगर सबूत उनके खिलाफ है और छोड़ा गया उन्हें, फिर तो जाती है। सैकड़ों कारकुनान नहीं पार्टी छोड़ते, लीडरान पार्टी छोड़ते हैं, लीडरान पार्टी छोड़ते हैं, कारकुनान पार्टी नहीं छोड़ते। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि उनको 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात पे जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। अब एक सवाल पैदा हो गया, ये उनकी ज़ाती राय है। अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा तस्लीम कर लेती है और इन दोनों मामलात पे जुडिशल कमीशन बनाने पे रजामंदी जाहिर कर देती है, तो फिर आमिर डोगर साहब जुडिशल कमीशनों की तारीख भी आपके सामने है, फिर उसमें से क्या निकलेगा? हाँ, ये भी एक उनमें से अगर इनके हक में कुछ निकल आया, बड़ा एक जुमला भाई की इजाज़त से कहूँगा, जुडिशल कमीशन की तश्कील हो गई, इनके हक में अगर कोई स्टेटमेंट निकल आई तो जज साहब की तारीफ़ें, और अगर इनके खिलाफ कुछ निकल आया तो जज साहब को गालियाँ। नहीं, वो लेकिन सिंपल, वो निकलेगा कब? 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 15 साल में, और वो रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी भी या नहीं आएगी? ये बड़ी वैलिड बात है। देखें, अगर तो आपने जुडिशल कमीशन को एक मीनिंगफुल कमीशन बनाना है और इतने बड़े 2 वाक़यात जो पाकिस्तान की तारीख में हुए और बड़े नाजुक मोड़ थे, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, आप तो आई विटनेस थे उसके, इसने पाकिस्तान के पूरे समाजी ढांचे को हिला के रख दिया। ये आम कारकुनों का कत्ल नहीं था, जमहूरियत का कत्ल था। ये कोई बेचारे आए थे कि एहतजाज करने, और वो भी ऐवान इक़्तिदार की गलियों में, कोई दूर दराज नहीं, जहाँ लोगों को रिलीफ दिया जाता है, जहाँ से पाकिस्तान की हुकूमत चलाई जाती है। सर, जुडिशल कमीशन को बाइख्तियार होना चाहिए और जाहिर है कि उसका जो फ़ैसला है वो फ़ौरन
उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। मैं बिफोर टाइम ये कह दूँ कि जी वो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो मुतनाज़ा हो। हमारी एक डिमांड है, मेरे भाई ने बहुत अच्छा किया, मैं पॉलिटिकल वर्कर है, मेरा काउंटर पार्ट है, मेरे अजीज़ हैं, हम दोनों अब सारा दिन असम्बली में भी इकट्ठे होते हैं, तो एक पॉलिटिकल वर्कर है, तो इन्होंने अच्छी बात की। मुझे उम्मीद है कि अब ये कमेटी भी जो कल बैठ रही है, ये भी जुडिशल कमीशन पे जो हमारा जायज़ मुतालबा है, और हमारे वो कारकुनान, वो लीडरान, यास्मीन राशिद 70 साल की बुज़ुर्ग खातून जो जेल में बैठी, और BCO शाह महमूद हैं, डॉक्टर एजाज चौधरी साहब का कल प्रोटेक्शन ऑर्डर 1.5 साल के बाद जारी किया और इस्लामाबाद पुलिस वापस आ गई। देखें ना, ये रवैये तो देखें ना आप, ये वही रवैये हैं जो आपकी हुकूमत के रवैये थे। राना सनाउल्लाह का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता था, अमल दरामद नहीं होता था। साद रफीक का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता था, अमल दरामद नहीं होता था। अली वजीर का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता था, अमल दरामद नहीं होता था। लेकिन सर चले एक बार वो नहीं आया, दूसरी बार उसको प्रोड्यूस किया गया, तीसरी बार किया गया, राना सनाउल्लाह साहब भी आते रहे, साद रफीक साहब भी आते रहे, इसी असम्बली काफी तरद्दुद के बाद सेशन अटेंड करते रहे। लेकिन आप अयाज सादिक साहब को ये क्रेडिट तो देना कि हाजी इम्तियाज साहब जो हैं उनका उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, पहले अमल दरामद नहीं हुआ, उन्होंने फिर खत लिखा, फिर अमल दरामद नहीं हुआ, उन्होंने फिर खत लिखा, आखिर में उन्होंने अमल दरामद करवा दिया। जी तो अयाज सादिक साहब को कुछ तो क्रेडिट आपको देना बिल्कुल। मैं तो आज मैंने असम्बली में भी ये बात कही कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें मैं तो बतौर वर्कर यही समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट ही है जहाँ से रास्ता निकलेगा, और इसी को अल्टीमेटली मजबूत होना पड़ेगा, हमें उसी को मजबूत करना है। अच्छा, आपने यास्मीन राशिद साहब का जिक्र किया। आज यास्मीन राशिद साहिबा ने छोटी सी एक बात की है, वो उनको मौका मिल गया, उन्होंने छोटी सी एक बात की, जरा सुने वो क्या कह रही हैं। सरदारी साहब को और बिलावल को शर्म आनी चाहिए, उनके चेयरमैन की कोई बंदा बात नहीं मान रहा। अच्छा, अब यास्मीन राशिद साहिबा ने जिक्र किया है जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ है, और वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है चेयरमैन सेनेट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। तो यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो एजाज चौधरी का मुकदमा लड़ रही हैं और कह रही हैं कि जरदारी साहब को और बिलावल साहब को देखना चाहिए कि उनके चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो तारिक फजल चौधरी साहब, पॉइंट तो है, यास्मीन राशिद साहिबा की बात में वज़न तो है। बिल्कुल वज़न इस लिहाज से है कि अगर चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है तो उन्हें पेश किया जाना चाहिए, उन्हें असम्बली का और सेनेट का इजलास जो है वो अटेंड करना चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन मीर साहब, मैंने ये देखा है कि हम एक जगह पे ना रुक गए हैं, बासियत एक मुल्क ना और बासियत एक सिस्टम एक जगह पे रुक गए हैं। जैसे ही इन्होंने अभी बात की, आपने वेरी राइटली, मेरे से पहले आपने कहा कि हमारे साद रफ़ीक के साथ क्या था, राना सनाउल्लाह के साथ क्या था, और मुझे याद है कि साद रफ़ीक साहब को जब लाते थे तो रोज़ाना इजलास होता था, इजलास अटेंड करना, रात को उन्हें फिर लाहौर ट्रैवल कराना, सुबह फिर 4 बजे वहाँ से उठाना लाहौर से, और फिर जनाब इस्लामाबाद लेके आना, यानी उन्हें सिर्फ एक वो और फिर ये चेक किया जाता था, यस, फिर ये चेक किया जाता था कि इनको आने ले जाने में जो इनकी कमर का दर्द है वो कहाँ तक पहुँचा, और बख्तरबंद गाड़ी में जहाँ बंदा सीधा बैठ भी नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि अब हम जो है ना वो एक जगह पे रुक गए हैं, अभी आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। हर पाकिस्तान की सियासी जमात को अब आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। हम गवर्नमेंट है, हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। ये रवैये जो हमने अपनाए हुए हैं, इससे मुल्क नहीं चलेगा। देखिए पाकिस्तान, मैं बड़ा क्लियर हूँ उस बात पे कि मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है ना तो वो एक अब कॉर्पोरेट सिस्टम के ज़रिए ही आगे बढ़ सकता है। जैसा कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने अपनी एक प्राइवेट एयरलाइन जो है वो लॉन्च की और वो बड़ी कामयाबी से चल रही है। वो चल रही है, और सियालकोट समेत बाकी तमाम अच्छे दिमागों का मिल के अपनी ज़ाती कौमी एयरलाइन ठीक नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह यह है कि हम अपने बिज़नेस ना कॉर्पोरेट तरीके से चलाते हैं। कोई मैनेजर किसी भी शोबे का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, सेल्स का, ज़रा सा भी माठा हो ना, उसे उसी वक्त बाहर। लेकिन जहाँ भी हम कब गवर्नमेंट के इदारे में सबकी बात कर रहा हूँ, उसको ऐड कर रहे हूँ, तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जितना मर्जी नुकसान हो रहा है किसी को परवाह नहीं होती। अब पाकिस्तान जो है ना इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, ये जो कॉर्पोरेट तरीके से। और इसमें मैं एक और बात आपको अर्ज़ कर देता हूँ, इसको मुकम्मल कर देता हूँ। हमारा मसला क्या है सबसे बड़ा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, कोई मैं नहीं मानता कि जहालत है, गुरबत है, फ़लाँ है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि राइट पर्सन इज़ नॉट एट द राइट जॉब। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हमें ये ज़ाती बातें, तुमने ये किया था, मैंने ये किया था, तुमने ये किया, मैंने ये किए, अगर मुझे आप 1 मिनट और दे दें तो मैं से आगे की एक बात आपको कर देता हूँ कि वेयर लाइज द इशू। मैं, क्योंकि डोगर साहब एक नफीस आदमी है, हकीकी आज़ादी क्या है मैं आपको ये बात बता दूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए ये भी एक झूठ है। किससे आज़ादी? मीर साहब, हम एक एटमी मुल्क हैं,
हमें अब कोई दस्त बदस्ता लड़ाई से नहीं हरा सकता। हमें अब अगर किसी ने कमज़ोर करने की साजिश करनी है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी तमाम इंडिया समेत, वो अब हमारे दिफाई इदारों को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पैसा फेंका जा रहा है बलूचिस्तान में, बज़रिया रॉ ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो हमारे अटैक हो रहे हैं ना दिफाई इदारों पे, फ़ौज पे, ये सारे, इनको सहूलतकारी मिल रही है, जाने अनजाने में मिल रही है, पाकिस्तान से मिल रही है। ये चीज़ देखनी है हमने कि अपने दिफाई इदारों को कमज़ोर करके अब मुल्क को कभी भी मजबूत नहीं कर सकते। अच्छा, जो आपने एक बात की ना कि कॉरपोरेट कल्चर, और आपने कहा जी कि जो सरकारी इदारे हैं वो नहीं चलते लेकिन प्राइवेट इदारे चलते हैं। अब क्योंकि आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो आजकल इस्लामाबाद में जो तामीराती मंसूबों के नाम पर जो उखाड़ पुछाड़ हो रही है उससे कितने परेशान हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जब वज़ीर थे तो इन्होंने बहुत सी सड़कें इस्लामाबाद में बनाई थी, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया। अब उन सड़कों को उखाड़ के इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है ज़रा देखिए। इस्लामाबाद की बेशतर शाहराहों पर डाइवर्जन, मुतबादिल सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और उखाड़ पिछाड़ जारी है। जिन्ना एवेन्यू पर F8 फ्लाईओवर मंसूबा अभी मुकम्मल ना हो पाया था कि F10 राउंड अबाउट पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई। चौक पर कायम मोनोमेंट मिसमार, फूल पौधे गायब, ग्रीन बेल्ट्स मट्टी का ढेर बन चुके। यहाँ से थोड़ा सा बंद कर दिए, 10 किलोमीटर आपने घूम के 10 किलोमीटर के बाद आना इधर। ये अब आगे और कर रहे हैं, अब ये क्या पता 6 महीने यहाँ इधर लगा दें। अंडरपास कंप्लीट की है, उस रोड में डंप्स हैं, अभी भी गाड़ी यूं अनबैलेंस होती है वहाँ पे भी। कुछ दिन आपको बड़ी अच्छी सड़क नजर आती है, उसके बाद उसको खोदा जा रहा होता है, उसके बाद उसको दोबारा बनाया जा रहा होता है। तरक्याती इदारा CDA ट्रैफिक सिग्नल्स फ्री तो कर रहा है, ताहम चौक चौराहों और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती, शाहराहों की तोसी और यू टर्न्स की तामीरात की भीड़ चढ़ाई जा रही है। हालांकि हुकाम दरख्तों को बचाने के दावेदार हैं। कोई भी दरख्त नहीं काटा जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों काम किए जा रहे हैं। F10 राउंड अबाउट एंड F8 इंटरसेक्शन, दोनों को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। F8 पर बनने वाला नया अंडरपास तेज तरीन तामीरात का शाहकार करार दिया जा रहा है, लेकिन इन फुर्तियों में हुकाम सड़क हमवार करना भूल गए। इधर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान नई कार्पेटेड रोड रावल चौक से फैजाबाद तक जा बजा गड्ढों से भर चुकी। सड़क के बीचों बीच कई मुकामात पर कट्स मौजूद हैं जो हादसात का मौजब हैं। CDA के मुकम्मल होने वाले मंसूबों में बार बार तब्दीलियाँ सरकारी खजाने पर बोझ के साथ शहरियों के जब्त का मुसलसल इम्तिहान है। इनका मुतालबा है कि तामीराती कामों में पाए जाने वाले नकाइस के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। इसमें जो पिछला जो चेयरमैन CDA था उसने जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो पौधे लगाए, और आजकल जो चेयरमैन CDA हैं उन्होंने जो पौधे तबाह बर्बाद किए उसका जिक्र नहीं है इस रिपोर्ट में। वो फिर हम किसी वक्त करेंगे। ब्रेक के बाद हम तारिक फजल चौधरी साहब से बात करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले हमने आपको इस्लामाबाद में जो तरक्याती मंसूबों के नाम पे जो उखाड़ पिछाड़ हो रही है इसकी एक रिपोर्ट दिखाई। मकसद सिर्फ ये था कि इस वक्त मुल्की ख़जाने पे बड़ा बोझ है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद में अरबों रुपए के ऐसे मंसूबे शुरू किए गए हैं जिनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। और सिर्फ 2-3 साल पहले जो तारिक फजल चौधरी साहब जब मिनिस्टर थे, इन्होंने जो सड़कें बनाई थी उन्हीं सड़कों को दोबारा उखाड़ के और उनके आसपास जो है वो दोबारा जो है पौधे उनको काट के अंडरपास बनाए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद शहर जो है इस वक्त गर्दो गुबार से अटा हुआ है। तारिक फजल चौधरी साहब, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो जो आपने सड़कें बनाई थी वो ठीक नहीं थी कि CDA दोबारा उन्हीं को तोड़ के फिर बना रही है? मीर साहब, उनको तो शायद तोड़ के नहीं बना रही, लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें, जब भी डेवलपमेंट होती है, आपका फैज़ाबाद इंटरचेंज बना, आपका 0 पॉइंट इंटरचेंज बना, हमारा रावल डैम इंटरचेंज बना, तो ज़ाहिर तोड़ फोड़ तो उस वक्त होती है, इसमें कोई शक नहीं। गर्दो गुबार भी उड़ता है, थोड़े बहुत पौधे भी डिस्टर्ब होते हैं जिन्हें बाद में दोबारा लगाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो दौर ना, चाहे वो एज चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो हमेशा आपको डेवलपमेंट के मंसूबे आपको नजर आए। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सिर्फ अगर आप शहबाज शरीफ साहब को साथ लेके आए और जो नई सड़कें बनी हैं उन सड़कों पे सिर्फ उनको एक निगाह डालने का मौका मिल जाए, मैं ले आऊँगा, वो पकड़ लेंगे कि यार ये तो हमवार ही नहीं है सड़क। शहबाज शरीफ साहब को मैं आपको ये बताऊँ कि जो प्रोजेक्ट वो इनागोरेट करते हैं, ये मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, इससे पहले IGP रोड इनागोरेट की हमने, बाराको बाईपास इनागोरेट किया, वो ड्राइव करके देखते हैं वहाँ पे। पहले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे, लेकिन ये जो उनसे F8 इंटरचेंज इनागोरेट कराया गया वो इधर से बंद है, इधर से खुला हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये जो आप बता रहे थे ना, दिखा रहे थे
कुछ इंटरव्यूज़ को उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस नहीं है, मैं भी वहाँ से गुजरा हूँ। मेरा ख्याल है अपनी गाड़ी की टायरों की हवा भी भाई को कहूँगा चेक करा लें, एक दफ़ा देख लें, वो अनबैलेंस नहीं है। और वो रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुआ है मीर साहब, 42 डेज़ हमने जो इंटरचेंज खोला है 42 डेज़ में वो मुकम्मल हुआ है। एक रास्ता खोला, दूसरा अभी तक बंद है। मैं एक इंटरचेंज की बात की है ना मैंने, दूसरा तो मैंने खुद कहा कि बंद है। दूसरी बात ये है जी, नहीं, उसकी जरूरत क्या थी? आपने अच्छी भली सड़क बनाई थी, फिर उसी सड़क को तोड़ के क्यों बनाया जा रहा है? जरूरत ये थी कि वहाँ पे जो सिग्नल था उसके ऊपर रश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो मेन हमारी इस्लामाबाद की आर्टरी है, जो मेट्रो बस रोड है, जिना एवेन्यू जिसे कहते हैं, उसके ऊपर उस इशारे को ख़त्म करने के लिए एक इंटरचेंज बन रहा है। जब दूसरी रोड भी खुलेगी तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा आपका थ्रू आउट, आगे जो आपका F10 वाला राउंड अबाउट है वहाँ से आगे सीधा। तो ये हमेशा फैसिलिटेशन होती है। अब देखें जो हमने बारागो बाईपास बनाया, उसकी फैसिलिटेशन आज पूरा पाकिस्तान तारीफ़ कर रहा है। IGP रोड आप देखें, एक्सप्रेस वे आप देखें, अब यहाँ से अब रवात जाए पूरा पाकिस्तान आता है, आप देखें कितनी चौड़ी रोड बनी है, हमारे दौर में बनी है। ईरान एवेन्यू वाले पे चलें जिसका अभी इफ्तिताह हुआ है। देखिए अगर किसी जगह सड़क टूटी हुई है तो उसको हम ज़रूर देखेंगे। मैं वो नहीं करूँगा, हकीकत बात को कभी भी मैं झुटलाऊँगा नहीं, उसको ज़रूर हम देखेंगे। लेकिन ये जो अच्छी चीज़ें हुई हैं और रिकॉर्ड टाइम में, और ब्यूटिफिकेशन तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे यानी कि कहें कि फेवरेट सब्जेक्ट है, ब्यूटिफिकेशन एंड प्लांटेशन। उसके ऊपर कभी भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं। प्लांटेशन तो हो ही नहीं रही, प्लांटेशन जब कंप्लीट होगा तब होगी ना। कत्लेआम हो रहा है। अब हमारा सबसे बड़ा एक आखिरी एक जुमला, सबसे बड़ा हमारा जो जंक्शन क्रॉस था वो बनता था आपका सीरीना इंटरचेंज पे, अभी वहाँ पे भी इंटरचेंज बन रहा है। जी, वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, जैसा कि आपने खुद कहा, मेरा मुकदमा है कि जो अरबों रुपया इस्लामाबाद पे खर्च किया जा रहा है, और यही वो सड़कें जो साल 2 साल पहले बनी थी, ये वफाक का पैसा है सर। वफाक का सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, पूरा ये CDA का पैसा है। सॉरी एक बात मैं कहना, CDA आपने कहा कि मुल्क का पार्ट है ना, ये CDA अपने इदारे का पैसा है, उसका पार्ट है ना, रिसोर्सेज से कमाया गया है। अच्छा, आप जब मिनिस्टर थे आप CDA का पैसा CDA के जरिए खर्च करते थे, अब पैसा CDA के जरिए खर्च नहीं होता। सर CDA ही सारे कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटर कर रहा है। जी सर, मेरा मुकदमा है कि मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जनूबी पंजाब, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, मुल्तान और गिरदोनवा और पूरा पाकिस्तान, उधर सारी सड़कें टूटी सर। ये अरबों रुपया, ना वहाँ अस्पतालों में अद्वियात हैं, ना वहाँ सड़कें हैं, ना पीने का साफ पानी है। ये अरबों रुपया जो आप यहाँ लगा रहे हैं, साल पहले ये सारी सड़कें हमारे सामने बनी थी जो सब आपने उखाड़ दी गई हैं, दरख्तों को ख़त्म कर दिया। सर अरबों रुपया उस पाकिस्तान को भी लगाएं, वो भी पाकिस्तान है जो इस्लामाबाद से बाहर है। ये तो आप यहाँ लगा रहे हैं और उन मंसूबों पे लगा रहे हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ आम आदमी को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिली, आज वो सहूलियात नहीं है, उधर भी तो देखें ना। मेरा ये सब बात करूँ। जी 2 मंसूबे इस्लामाबाद के, पहले ये करके फिर इनके बाद के जवाब दूंगा। तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू होते हैं, एक रावल डैम इंटरचेंज, एक 7th एवेन्यू इंटरचेंज, दोनों के दोनों मुकम्मल नहीं हुए। वो PDM के दौर में हमने मुकम्मल किए हैं, आपको याद है इस बात का, ठीक है। एक बात, 3 साल लगे रहे हैं, एक इंटरचेंज नहीं बना जिसमें एक ब्रिज था रावल डैम वाला। दूसरी बात यह है जी कि मैं बसात एहतराम, आपने बात की मुल्तान की या साउथ की या जो भी, पूरे पाकिस्तान होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान बलोचिस्तान की, मैं कैसे उस पर एतराज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि वो पंजाब गवर्नमेंट है, उधर सिंध गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट, ये पैसा फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी आपके मुल्तान में कोई प्रोजेक्ट करना का शौक से, लेकिन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। ये पैसा इंटायरली CDA का है जो अपने रिसोर्सेज से पैसा जनरेट करता है और इस्लामाबाद पे लगाता है। जैसे लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये इनका अपना पैसा है, ये कौमी पैसा नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहले आप सड़कें बनाते हैं, फिर उनको उखाड़ते हैं। ये काम शफाफियत तो तब आएगी जब तहरीक इंसाफ सर पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने देगी। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने दें। सर एक मिनट, कल की बात है फ्लाईओवर। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि शफाफियत तब होगी जब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने दें। अगर हम गलत करें वहाँ पे हमें पकड़ें, ऑडिट पैरा बनाएं, और बराए मेहरबानी पब्लिक अकाउंट उसका अकाउंट कमेटी का इलेक्शन होने दें। अच्छा, इनकी वजह से हुआ है। सर देखिए, हम पैनल मांग खत्म हो गया, ये नहीं भेज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट्स कमेटी का प्रोगेटिव हमारा है, अपोजिशन के पास। भैया पैनल A को बनाएं, B को बनाएं, C को बनाएं, आप बना दें जो हमने नाम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल हमने अपने प्रोग्राम में उठाया था कि इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान और रोमानिया के कौमी शहरों की जो यादगार है उसको तोड़ फोड़ दिया गया। तो इस पर CDA ने ये कहा है कि हम इसको दोबारा तामीर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप उसको दोबारा तामीर कर देंगे, लेकिन जिन्होंने उसको तोड़ा फोड़ा है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।